अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नीट 2024 में अब बस 7 महीने बचते हैं। ये अब सितंबर का मंथ भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर हम अक्टूबर से बताएं तो आपके पास 7 महीने बचते हैं। लेकिन अब कोई बच्चा बताएगा कि अगर मैं अब स्टार्ट करूं तो क्या हो जाएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि क्या अब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा अगर मैं अब स्टार्ट करूँ। तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आराम से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जो ये 7 महीने हैं, अगर आप इसमें डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो भी अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ओके, तो अब हम बात करेंगे वो सिलेक्शन होगी तो होगी कैसे, हमें करना क्या पड़ेगा इन 7 महीने ताकि मेरी सिलेक्शन हो जाए। राइट, अगर हम पहली बात करें, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप 0 लेवल पे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको अब शुरुआत करनी है अपनी प्रिपरेशन की। तो अगर मैं पहली बात करूं, अगर आपको स्टार्ट करना है तो फर्स्ट मेक श्योर यू आर मेकिंग द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग। ठीक है, वो एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें हर एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद फर्दर हमें क्या करना है, ये तो रही पहली बात, हमें चैप्टर्स की लिस्ट बना लेनी है और अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका देनी है दीवार पे। ओके, या अगर किसी के पास ऐसा कोई सीन नहीं है, वो कहीं पे भी नोटबुक पे लिखे जहाँ पे वो उसको एक्सेस आराम से कर सकता है। अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज की, वो है डिसाइड फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी। ठीक है, देखो हम यूजुअली क्या करते हैं, अभी तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं, इवन मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आती है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग में था, वहां पे समझ नहीं आके मैंने अब ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। तो पहली बात ये अच्छे से चूज करो कि मुझे पढ़ना तो पढ़ना कहाँ से है। अगर अभी 7 महीने बचते हैं, आप अभी 0 लेवल पे हो, तो अगर आपको बिगनिंग करनी है, पहले चूज करो कि मुझे किससे पढ़ना है। ये बस एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आप फिजिक्स पहले मेरे पास पढ़ोगे, फिर उसके बाद दूसरे टीचर के पास पढ़ोगे, फिर तीसरे टीचर के पास पढ़ोगे। ऐसा नहीं करना, आपको वाइजली चूज करना होगा कि मुझे किसका समझ में आ रहा है तो उसी के पास पढ़ो, वो भी कंटिन्यूअसली। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन में अच्छे से समझ आ रहा है, ऑफलाइन में ही पढ़ो, कोई और चीजें प्रेफर मत करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अच्छे से देखना है कि मुझे पढ़ना तो पढ़ना कहाँ से है, मेरे रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से मुझे पढ़ना। तो ये बात जैसी आप ये चूज करोगे कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि कंप्लीट द बेसिक्स फर्स्ट। देखो, फॉर एग्जाम्पल आप ये बताओगे कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, डायरेक्टली रोटेशनल मोशन पे चलेगा या किसी और टॉपिक पे चलेंगे, वो आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। बिकॉज अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर हम फिजिक्स में बताएं तो फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हो, फिर वेक्टर्स पढ़ते हो, उसके बाद हम मैकेनिक्स पढ़ पाते हैं अच्छे से, तो उसके बाद फर्दर जो टॉपिक्स होते हैं उसके बाद हम वहां की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर रहे हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, उसमें ज्यादातर चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होते हैं, तो ज्यादा अगर हम देखें केमिस्ट्री में होते हैं एंड हमारे फिजिक्स में होती है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, क्या क्या बेसिक मुझे पढ़ना पड़ेगा ताकि मेरे फर्दर जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब कोई बताएगा कि मुझे फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है और बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखो, पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, देखो लेक्चर देना इज मस्ट। आप कोई अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि आपको लेक्चर ही नहीं देना, लेक्चर के बगैर ही आप सब कुछ कर पाओगे, नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। आपको लेक्चर देना बहुत ही जरूरी है। लेक्चर देने के बाद आपके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज हैंड रिटन नोट्स में हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूँ, अगर आप नोट्स खुद से बनाओगे आपको कल को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नोट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आपको क्या है कि अपने नोट्स है, और जो इंसान अपने नोट्स से पढ़ता है ना, वो दूसरी चीज से पढ़ने के बाद समझ नहीं आता जितना आपको अपने नोट्स से पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें, जो आप नोट्स बना रहे हो, जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो लिखते जाओ। एट द एंड एक छोटी सी नोटबुक रखो जहाँ पे आप एक फॉर्मूला शीट बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सा भी कंसेप्ट सीखा और उसमें फिर कोई फॉर्मूला आ रही है, तो वो फॉर्मूला लिख के रखो साइड में, ताकि जैसे आप कंसेप्ट को भी कभी रिवाइज करो, साथ ही साथ फॉर्मूला तो हो ही जाएगी, लेकिन हमें ऐसा भी होना चाहिए कि हमें फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। हर एक आपको कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला दोनों याद होने चाहिए। जो भी फॉर्मूलाज में है वहाँ पे कौन सी टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी म्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह, ये सब आपको पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, किसका नाम क्या है, ताकि जैसे आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिले, वहाँ पे आपको ये अच्छे से पता हो कि गिवन डेटा क्या है। वरना वहाँ पे कुछ और दिया होता है, हम फॉर्मूला में किसी और की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको अच्छे से देखनी पड़ेंगी। साथ ही साथ यू हैव टू मेक श्योर आप 150 से 200 क्वेश्चंस कर रहे हो हर एक चैप्टर में। बिकॉज जितना ज्यादा आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपकी जो नीट की जर्नी है वो स्मूथ हो जाएगी और आपका जो नीट में सिलेक्शन है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, 150 to 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर इन फिजिक्स। एंड उसके बाद क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जितने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले उनमें जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो। जो नहीं बनता उनको अभी होल्ड पे रखो, लेकिन जो जो आपसे बन रहा है उनको सॉल्व करो अच्छे से। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करो। और साथ ही साथ मेक श्योर कि आप टेस्ट जरूर दे रहे हो, चाहे आप कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो या ऑफलाइन कहीं पे पढ़ रहे हो, तो टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फिजिक्स की बात होगी, ये जो मैंने बातें की। आपको ये बताएगा फिजिक्स में हमें एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं। जब आप ये चीजें कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको स्विच करना पड़ेगा एनसीईआरटी की तरफ। ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं कहना कि मुझे फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़नी है, नहीं।
फिजिक्स में पहली एनसीईआरटी पढ़ना इज नॉट नेसेसरी। पहले आप ये चीजें कवर करो, उसके बाद एटलीस्ट हमें एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए। तो ये रही बात फिजिक्स की। तो अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री में पहली बात देखो, सेम लेक्चर आपको जरूरी देना है, लेक्चर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेक्चर देने के बाद उसके बाद जो आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स जरूरी बनाना। जो भी आपको लिखना है वो खुद से लिखना। जो आलस वगैरह आपको आ जाता है उसको खत्म करने की कोशिश करो, खुद से खुद के अपने हाथों से लिखो जो भी नोट्स आप लिखोगे, बिकॉज वो आपके दिमाग में बहुत टाइम तक स्टोर रहेंगी। साथ ही साथ 200 से 250 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको करने बहुत ही जरूरी है अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए। बिकॉज केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। फिजिक्स के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अगर हम केमिस्ट्री में भी बात करें, इनऑर्गेनिक में तो बस मैं इतना बताऊंगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ो। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, हर एक पेज आपको रट्टा मारना है, तब रट्टा इन द सेंस आपको हर एक चीज को पढ़ना है, अच्छे से उसको ग्रैब करना है। इनऑर्गेनिक तो सब कुछ वही है कि आपको याद करना है। इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी तो सेम ही है वैसे, मतलब उसमें भी याद करना है, इसमें भी याद ही करना है। उसमें मैं आपको एनसीईआरटी रिकमेंड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेना। अब अगर फिजिकल की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री का सेम ही फिजिक्स की तरह कि जब आप ये चीजें कंप्लीट करोगे, लेक्चर देना, रिवाइज करना, 200 से 250 क्वेश्चंस करना, पीवाईक्यूज, टेस्ट वगैरह, जब आप ये कंप्लीट करोगे उसके बाद मैं आपको फिजिकल के लिए रिकमेंड करता हूँ एनसीईआरटी भी। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी की, उसमें पहली बात लेक्चर इज इंपॉर्टेंट। लेक्चर तीनों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम बात करें एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर बायोलॉजी। उसमें तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि पहले वो करो ये करो उसके बाद एनसीईआरटी, नहीं, पहली प्रेफरेंस एनसीईआरटी, और वो भी जितना आपसे पॉसिबल हो नीट 2024 तक पढ़ना उस एनसीईआरटी को। लेकिन ट्राई करना कि बहुत बार आप इसको रिवाइज करना, कि आपको हर कोई वर्ड पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में किस जगह क्या लिख के। और साथ ही साथ उसके बाद हमें क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप टेस्ट में अपियर हो जाओगे उतना ज्यादा आप खुद का वो एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अब कोई बताएगा कि हमें टेस्ट कैसे देना चाहिए, मतलब कितनी बार देना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम है तो एटलीस्ट वीक में एक बार टेस्ट दिया करो, या 2 हफ्तों के बाद एक टेस्ट दिया करो मैक्सिमम, ठीक है। ये नहीं कि आप 3-3 हफ्ते के बाद दोगे, तो 1 हफ्ते बाद या तो 2 हफ्ते बाद अगर आपके पास टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करो कि 1-1 हफ्ते के बाद, या मैं ऐसे बताऊं संडे आप ट्राई करो कि आप टेस्ट अच्छे से दे दो। एंड मेक श्योर जैसे आप टेस्ट में अपियर होते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आपका टेस्ट में सिलेबस है आप उतना कवर कर पाओ, नहीं। फॉर एग्जाम्पल कल आपका टेस्ट है, उसमें हमारे टोटल 4 चैप्टर्स है और आपसे बस 2 ही चैप्टर्स आपने रिवाइज किया है, तो वही 2 चैप्टर्स का टेस्ट दो। आगे के जो 2 चैप्टर्स है उनमें भी देखो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ जाता है तो उसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करनी, ठीक है। कोई बताएगा मैं तुक्केबाजी करूंगा, नहीं, वो भी नहीं करना, बिकॉज जितना आप अभी नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाओगे उतना फिर कल को आपको वहां पे नेगेटिव मार्किंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऐसी चीज है, अगर आप ऐसा करते कि ये क्वेश्चन आपका सही होता तो आपको 4 मार्क्स मिलते, अगर गलत होगा तो आपके 5 मार्क्स कट हो जाएंगे, तो उसके 4 और 1 नेगेटिव, ठीक है। तो वो चीज दिमाग में रखना जरूरी है, जितना आपको आता है उतना ही अटेम्प्ट करो। 1-2 क्वेश्चन में तुक्केबाजी चलती है, लेकिन वो भी तब जब वो तुक्का बहुत ही क्लोज हो, ठीक है। ऐसे नहीं हवा में आंखें बंद करके दे दिया तुक्का, ऐसा भी कुछ नहीं करना। एंड नाउ ये सब जो भी मैंने बताया इसके लिए टाइम टेबल तो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली। टाइम टेबल आपको ऐसे बनाना है जिसमें एटलीस्ट 6 से 7 घंटे आप सो रहे हो, एंड आपका जो सेल्फ स्टडी टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 6, 7 या 8 घंटे, ठीक है। 6 से कम नहीं, 8 से ज्यादा भी हो सकता है, वो आप तक है कि आप में कितनी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है। तो अब अगर हम बात करें टाइम टेबल की, टाइम टेबल का मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया देता हूं। टाइम टेबल अगर आपको बनाना है, वैसे नहीं लिखना कि 7 बजे उठना है, 7:05 पे मुझे ब्रश करना है, वो भी आपको बनाना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ये चीज एक दिन फॉलो नहीं हुई तो आप थोड़ा सा वो डिप्रेस्ड फील करोगे। तो टाइम टेबल कैसे बनाना है, एक पेपर और पेन लो, वहां पे 4 चीजें लिखो, सेल्फ स्टडी, क्लासेस, रिमेनिंग एक्टिविटीज एंड स्लीप। तो उसके अकॉर्डिंग बस यही 4 चीजें लिखो। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी 6 घंटे कर रहे हो तो 6 आवर्स लिखो, सेल्फ स्टडी में 6 आवर्स लिखो, और आपकी क्लासेस फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे चलती है तो 6 आवर्स लिखो। आपका जो स्लीप है आप बताओगे कि मैं 6 घंटे सोऊंगा या सोऊंगी, तो 6 आवर्स वहां पे भी लिखो। 6 3 आवर 18, मतलब 18 आवर्स गए, तो आपके पास 6 घंटे और बचते हैं, तो वो रिमेनिंग एक्टिविटीज में डाल दो, उसमें आप एक्सरसाइज करो, जो भी आपको करना है। मैंने 6 आवर्स हर एक में स्लॉट में रख लिया, सेल्फ स्टडी, क्लासेस, स्लीप एंड रिमेनिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये रही बात हमारे पास टाइम टेबल की। तो जो अब इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सिलेबस को जैन या फेब 2024 तक कंप्लीट करने की कोशिश करना, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एटलीस्ट आपको एंड में 2 महीने बचने चाहिए, जिसमें मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या करना है। तो जैन या फेब से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, वो भी अच्छे से। जो भी मैंने ये टिप्स बताई ऐसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जो सिलेक्शन होने के चांसेस है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएंगे। इवन मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपकी सिलेक्शन डन है अगर आप ये चीजें अच्छे से फॉलो करोगे। अब जो हमारे पास वो 2 महीने बचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने फेब तक कंप्लीट किया अपना सिलेबस, तो आपके जो 2 महीने बचते हैं वो मार्च एंड अप्रैल, बिकॉज मई में तो आपका नीट होगा, नीट 2024, जिसको देने के बाद इंशाल्लाह आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे, ठीक है। तो क्या करना है उन 2 महीने जितना हो सके पहले हमें रिवाइज करना है ऊपर से, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टर्स, जितने टेस्ट आपसे हो सके उतने देना है, जितने पीवाईक्यूज हो सके उतने करने हैं, जितने क्वेश्चंस हो सके उतने करने हैं। जो टेस्ट आप दोगे ना
उसमें वो टाइम रखना है जितना हमारे पास नीट में टाइम होता है उतना आपको उसमें भी रखना पड़ेगा, और टाइम के हिसाब से आपको ये ट्राई करनी है कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूं, ठीक है, ताकि आपको कल को नीट में प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे टाइम खत्म हो जाए या कुछ। तो वो आपको पहले इन्हीं 2 महीने में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जो स्पीड भी है वो इंक्रीज हो जाए, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस भी हो जाए, और आपका जो नीट है वो अच्छे से क्रैक हो जाए। तो बाकी आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।